तो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू हो रहा है क्या? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इसके नाम में देखो छुपा हुआ है सेमी प्लस कंडक्टर। ये पूरा कंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर। एक्चुअली तीन टाइप के सॉलिड्स होते हैं हमारे पास में। सॉलिड्स तीन टाइप के हैं। पहले होते हैं कंडक्टर। मैं अभी बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की, कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इनमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इंसुलेटर। और उसके बाद तीसरे आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इसको आप लोग अगर सेमी इंसुलेटर बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये होते हैं दोनों के बीच के। ये इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी, इसलिए इनका नाम क्या है, सेमीकंडक्टर। तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे या इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। तो बात उठती है कि हमें ऐसे मटेरियल की फिर जरूरत क्या है। या तो मटेरियल पूरा कंडक्टर होना चाहिए या तो इंसुलेटर होना चाहिए। सेमीकंडक्टर इसके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक्चुअली क्या है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है, डायोड्स यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। उसमें लॉजिक चलता है, लॉजिक। अगर ऐसा हो तो करंट पास हो, ऐसा ना हो तो करंट पास ना हो। तो वैसी चीज कौन फुलफिल करता है हमारे लिए, सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, पता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाओगे तो ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं, उसके नीचे आओगे तो ये अच्छे कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो हम लोग अगर टेम्परेचर को ही कंट्रोल कर लेना तो उस मटेरियल को कभी कंडक्टर बना सकते हैं, कभी इंसुलेटर। एक ही मटेरियल वहां पे दोनों काम करेगा। तो अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, इसकी प्रॉपर्टीज, कि टेम्परेचर के साथ में इसमें क्या फर्क पड़ता है, और भी बाकी अलग अलग चीजों के साथ क्या फर्क पड़ता है, कैसे हम इसको मर्जी से इस कंडक्टर का भी इंसुलेटर बना सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। तो वही हम लोगों को यहाँ पे देखते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और किन किन चीजों पे वो डिपेंड करती है। प्रॉपर्टी इन द सेंस बस वही, कब ये करंट पास करेगा, कब ये करंट पास नहीं होने देगा। आगे चल के हम डायोड पढ़ेंगे। डायोड में क्या होता है, एक साइड से करंट जाएगा तो दूसरी साइड से निकल जाएगा, बट इस साइड से आपने करंट भेजा तो दूसरी साइड से नहीं निकलेगा। जैसे ट्यूबलाइट होती है, उसका प्लग आपने ऐसे लगाया चाहे उल्टा लगाया, वो तो हमेशा काम करती है। लेकिन यहाँ पे डायोड ऐसे काम नहीं करेगा, तो उसका क्या यूज है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हेडिंग डालिएगा सेमीकंडक्टर। इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं ना जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के होते हैं, और कभी ये शिफ्ट कर जाएंगे थोड़ा सा कंडक्टर की तरफ तो ये कंडक्शन करने लगते हैं, कभी शिफ्ट कर जाएंगे इंसुलेटर्स की तरफ तो ये कंडक्ट नहीं करते। लिखिएगा, द मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, द मटेरियल्स which have conductivity and resistivity in between in between conductors and insulators, conductors and insulators are called semiconductors. Semiconductors. Example, सिलिकॉन, ऐसा ही होता है ये सिलिकॉन। और दूसरा इसका एग्जांपल है अच्छा, जर्मेनियम। इसको जीई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कैसी होती है, लो होती है। ये डायग्राम को बना लीजिए, इसके नीचे वैल्यूज भी लिखाऊंगा मैं। सॉलिड तीन टाइप के हैं, एक कंडक्टर है, दूसरे इंसुलेटर है, तीसरे सेमीकंडक्टर है। आप चाहो तो वैल्यू भी लिख सकते हो, 10⁻² से लेके 10⁸ सेकेंड पर मीटर। और ये इसका उल्टा होता है, 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻8 ओम मीटर।
हाँ डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। हम लोग एक रूम टेम्परेचर के ऊपर बात कर रहे हैं अभी जनरली। और इंसुलेटर में क्या लिखेंगे, जो उसकी कंडक्टिविटी होती है वो होती है लो, और उसकी वैल्यू क्या होती है, इसको उठा के वहां पे पुट कर देना कंडक्टिविटी में। और इन इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, उसकी जगह पे ये लिख लेना 10⁻² से लेके 10⁸ सेकेंड पर मीटर। और इन बिटवीन होती है इनकी, ये होती है 10⁻⁻5 से लेके 10⁻0 सेकेंड पर मीटर तक के। और अगर इनकी रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो ये कहां से कहां तक के होते हैं, ये हो जाएगा कितना 10⁻5 से लेके 10⁻0 ओम मीटर तक। हाँ जस्ट अपोजिट कर देना है उसी को, उसके लिए ये रेजिस्टिविटी बन जाएगा और ये कंडक्टिविटी बन जाएगा। इंसुलेटर के लिए जस्ट उल्टा कर दो, मैं लिख देता हूं। इसके लिए कंडक्टिविटी हो जाएगी 10⁻⁻2 से लेके 10⁻⁻8 सेकेंड पर मीटर, और रो की वैल्यू हो जाएगी 10⁻2 से 10⁻8 ओम मीटर। तो आप देखोगे तो इनकी कंडक्टिविटी जो है ना सेमीकंडक्टर की, वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रही है, और जो इनकी रेजिस्टिविटी है वो भी इन दोनों की रेजिस्टिविटी के बीच में कहीं लाई कर रही है। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में इन दोनों के इन बिटवीन है। हो गया। तो जितने भी हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स देखेंगे, सेमीकंडक्टर्स, इसके तीन आपको बेसिक एग्जांपल दे देता हूं। एक है कार्बन, एक है हमारा सिलिकॉन, और तीसरा है हमारा जर्मेनियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसका 14, इसका 32। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। 32 होता है जर्मेनियम का, जर्मेनियम 32 है। हाँ 32 है, मेरे को याद है 32 होता है उसका। तो देखो इसका 6, 14 और 32, तो इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है। 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 4 की कमी रहती है। तो देखो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1s2, इसमें मेरी हेल्प करो, केमिस्ट्री वाला नहीं हूं मैं। 1s2, सॉरी 2s2, 2s2, 2p2। तो देखो इसमें 6 आ सकते थे, लेकिन इसमें कितने दिख रहे हैं, 2। तो इसके सेकेंड ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया, सेकेंड, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। एस और पी को छोड़ो, ये कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड नंबर का ऑर्बिट, उसमें 4 आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। वैसे इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो देखो इस 6 और 4 10, 4 14, तो इसके भी थर्ड ऑर्बिट में सिर्फ आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उनकी एक खास बात होती है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें भी 4 है। इसका देखो तो कितना होगा, 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, पहले s भरता है ना फिर, क्या पता, मैं बहुत साल पहले पढ़ा हूं ना, तो इसके बाद 3d10 हम लोग लिखा करते थे। 3d2, उसके बाद 4p2, कितने हो गए, 6 और 4 10, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30 और 2 32। हाँ तो देखो ना, फोर्थ ऑर्बिट में देखो, 2, फोर्थ ऑर्बिट में 2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, फोर्थ है,
उसमें भी इस बार भी हमको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4। तो हम कैसे पहचानेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ना हमको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं? अब 4 का क्या खेल है वो आगे चल के हमको लोग देखने वाले हैं। तो कार्बन भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, लेकिन कभी भी हम कार्बन का यूज नहीं करते, क्योंकि भले ये इसमें 4 हमको फ्री दिख रहे हैं, लेकिन बाकी जो और क्वालिटीज है ना सेमीकंडक्टर में होनी चाहिए, ये वो सब में फेल हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही बुरा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इतना बुरा है कि हम इसको यूज ही नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज, इसमें ना जो करंट पास होता है इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो भले ये सेमीकंडक्टर मटेरियल फुलफिल कर रहा है इससे, लेकिन उसमें से ना करंट पास होने में बहुत मुश्किल होती है। दूसरी बात, सेमीकंडक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर सके। अब बात उठती है, सर उनका टेम्परेचर हाई क्यों रखते हैं? और हम तो अपने मोबाइल को कभी हाई टेम्परेचर में नहीं रखते, उसमें तो पूरे सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बाद में हम लोग ऐसी चीज पढ़ेंगे कि बिना उनका टेम्परेचर हाई किए आप उनको कंडक्टर बना सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने नहीं पढ़ा है ना। अभी सिर्फ आप एक चीज जानते हो कि सेमीकंडक्टर को अगर आप हाई टेम्परेचर पे रखोगे ना तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि और कैसे कर सकते हैं। तो भाई कार्बन को जैसे ही आप हाई टेम्परेचर पे रखते हो, उसकी कंडक्टिविटी इतनी बढ़िया है ना कि वो अपने हीट को जल्दी से रिलीज कर देता है, फिर से कम टेम्परेचर पे आ जाता है, और कम टेम्परेचर पे वो बहुत बढ़िया इंसुलेटर की तरह एक्ट करने लगता है। तो कार्बन डिस्क्वालीफाई कर जाता है सेमीकंडक्टर होने से। उसके बाद आता है सिलिकॉन, और उसके बाद आता है जर्मेनियम। बेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है? हाँ, तब तो नाम सुने हैं ना सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का, कौन सा है बेस्ट? जर्मेनियम। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, जर्मेनियम बेस्ट है। तो हम लोग जर्मेनियम का यूज क्यों नहीं करते? अच्छा एक बात बताओ, जो सिल्वर होता है, सिल्वर सिल्वर का रेजिस्टेंस ना बहुत कम होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो हम सारे के सारे वायर सिल्वर के क्यों नहीं बना देते? क्यों कॉपर का यूज कर रहे हैं? ऐसा होगा तो घर में सिर्फ चांदी के तार रह जाएंगे, हम लोग नहीं रह पाएंगे। वैसे ही जर्मेनियम जो है ना बहुत कॉस्टली, बहुत ज्यादा रेयर मटेरियल है। देखो ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे जिनके आउटर में 4 खाली हैं, लेकिन ना वो क्या करते हैं, उनकी बाकी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण वो सेमीकंडक्टर अच्छा बिहेव नहीं कर पाते हैं। तो सिलिकॉन जो है ना, सबसे पहले सिलिका मतलब रेत, सैंड, ये तो बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो सिलिका की कोई कमी नहीं है, और ये थोड़ा ही खराब है इससे, जर्मेनियम से थोड़ा ही खराब है, लेकिन ठीक ठाक हमारा काम चल जाता है, चल ही रहा है। तो सिलिकॉन जो है ना ये हमारे लिए बेस्ट है। हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स में कभी कभी जर्मेनियम देखा करेंगे, कभी कभी सिलिकॉन देखा करेंगे। ठीक है, मैं जब भी कोई एग्जांपल दूंगा तो आप बता देना किसके थ्रू दूं, सिलिकॉन के थ्रू या जर्मेनियम के थ्रू, उसके थ्रू हम लोग कर लिया करेंगे। तो जर्मेनियम जो है वो बेस्ट है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्टली है। ठीक है, तो चाहो तो इसको लिख लो एक बार, कई बार इसको पूछ लेता है, तो इस भरोसे याद रहेगा, जर्मेनियम में 32, सिलिकॉन में 14, कार्बन में 6। ये डिस्क्वालीफाई कर जाता है सेमीकंडक्टर। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग लिखना भी मत। बहुत अच्छी बात है, लिख दियो तो कोई नुकसान नहीं है। फ्लेक्स? किससे पूछोगे? मुझसे? अच्छा, इससे। ठीक है, और ये जो है ना कॉस्टली है, बिकॉज रेयर एलिमेंट है ये रेयर एलिमेंट है, देयरफॉर नॉट जनरली यूज्ड। तो जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट हो वही हमारे काम का हो, बेस्ट हो के भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि महंगा है।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी बैंड। देखो अब इसमें से बहुत सारा टॉपिक तो आपका डिलीट हो गया है, तो जो बचा कुचा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको ग्राफ बनाने के लिए पूछ सकता है। ग्राफ अभी नहीं बनाना, जब मैं बनाने बोलूंगा तब बनाना, जब कंप्लीट हो जाएगा वो। देखो एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अब होता क्या है आप लोग जानते हैं, ये एक एटम है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। यहाँ पे ये एक और एटम है, इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। हाँ सॉरी, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये कोई एटम है जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। मान लो ये एक ऑर्बिट है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बात नहीं, डिस्टर्ब होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके पास दो टाइप की एनर्जीज होती है। हमने निकाला था टोटल एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी होती है इसके पास में? एक तो जब ये मूव कर रहा है तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। और दूसरी इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है जो किसकी इक्वल होती है? के Q1 Q2 अपॉन आर के इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आ क्यों रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसके कारण इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। सोचो अगर ये गोल गोल घूमना बंद कर दे, एक ही जगह पर रहे, तो पता है ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। कुछ ना कुछ एनर्जी तो है एसोसिएटेड। वैसे इसके साथ में भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मजे से अपना काम कर रहे थे, गोल गोल घूम रहा था। लेकिन हमें इन दोनों एटम को दूर दूर नहीं रखना है। हम चाहते हैं कि ये दोनों एटम पास पास आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस और लिक्विड में तो एटम दूर दूर होते हैं, लेकिन सॉलिड में एटम्स बहुत पास पास होते हैं। और सोचो अगर ये दोनों एटम पास पास आ गए तो इसके चारों तरफ भी देखो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ऐसा नहीं लगता कि इसका इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रॉन ये भी एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो डालेंगे? तो उनकी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब कम होगी या ज्यादा होगी हमें नहीं पता, लेकिन जब ये दोनों पास पास आएंगे तो देखो दोनों चार्ज है, वो भी इक्वल टाइप के चार्ज है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो पता नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, और इनकी एनर्जी कम हो सकती, ज्यादा हो सकती, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन एनर्जी में चेंज होगा ही होगा। तो पहले देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है तो अलग अलग एनर्जी होती है। और ऑर्बिट की एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या था फॉर्मूला? E इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है। वहां पे हम लोग बोर का मॉडल पढ़े थे हाइड्रोजन के लिए, इसलिए जेड की जगह 1 रखे थे। अदरवाइज क्या होता है, ये होता है उसका एक्चुअल फॉर्मूला। तो ये वाले ऑर्बिट में एनर्जी क्या हो जाएगी? दिस अपॉन 1 का स्क्वायर। अगले ऑर्बिट में क्या हो जाएगी? दिस अपॉन 2 का स्क्वायर। अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी होती है। और जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होते चले जाता है, एनर्जी क्या होने लगती है? टोटल एनर्जी क्या होने लगती है? हाँ, टोटल एनर्जी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये तो कम होना चाहिए, पर वो नेगेटिव है ना। जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा वैसे वैसे आप जीरो के क्लोज होते जाओगे, तो टोटल एनर्जी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो टोटल एनर्जी बढ़ने लगती है। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, अभी आप लोग मत बनाना, वो डिलीट होगा कई बार। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। ये ग्राफ है किसके किसके बीच में? ये है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग और एनर्जी के बीच में। यहाँ पे मैंने लिया है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक
स्पेसिंग। अभी देखो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब एटम दूर दूर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो पास पास आए तो एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालने वाले हैं। तो देखो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, पहले इस डायग्राम को ना उल्टा बनाया जाता है। पहले उनके एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ये देखो अभी बहुत ज्यादा डिस्टेंस थी, तो एक दूसरे को ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहे थे। तो पहले मैंने बनाया कि ये डिस्टेंस थी, तब ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी अफेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अगर अफेक्ट नहीं कर रहे थे तो उनकी एनर्जी जो होगी ना वो कांस्टेंट बनी हुई होगी। तो देखो ये बनी हुई है एनर्जी कांस्टेंट 1s2 की, ये एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है 2s2 की, ये एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है 2p2 की, ये एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है 3s2 की, ये एनर्जी बनी हुई है कांस्टेंट 3p की। तो देखो जैसे जैसे ये एटम्स के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, लेकिन अभी एक दूसरे को इन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं किया है, अभी भी बहुत डिस्टेंस पे है। लेकिन जैसे हम लोग ना और पास इनको लेके आते जाते हैं, जैसे जैसे हम इनको पास लेके आते जाएंगे, तो एक बात बताओ सबसे पहले कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? जो न्यूक्लियस के सबसे पास में होंगे या जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होंगे, किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? जो सबसे दूर होंगे, पहले तो वही पास पास आएंगे ना भाई। जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है पहले वही जो है दूसरे एटम के पास पहुंचेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखो ये दूसरा मैंने ऑर्बिट बनाया और इसका भी मैंने दूसरा ऑर्बिट बनाया। तो पहले कौन से ऑर्बिट एक दूसरे के पास आएंगे? दूसरा और दूसरा पहले पास में आएंगे। अगर यहाँ पे मैंने तीसरा बना दिया, यहाँ तीसरा बना दिया, तो पहले कौन पास आ रहा है? तीसरा और तीसरा आसपास आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी मान के चल रहे हैं कि ये तीन तीन ऑर्बिट वाला है। तीन ऑर्बिट वाला ही क्यों माना सर आपने? क्योंकि हमारा ना मेन कौन है सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन। और उसमें भी क्या होता है, तीसरे ऑर्बिट तक की चलता है। इसलिए हम लोग एग्जाम्पल भी इसका लेने वाले हैं, ये सिलिकॉन ही है, समझ जाओ। अब क्या होता है कि जैसे अब इन लोग पास पास आए तो इनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इनका नाम भी लिख देता हूं, ये है 1s, ये है 2s, ये है 2p, ये है 3s और ये है 3p। तो जो 3p और 3s है तो ये थर्ड ऑर्बिट ही है, दोनों सेम चीज है। तो क्या होगा, इस ऑर्बिट के जो है ना उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी। कुछ की एनर्जी बढ़ गई, कुछ की कम हो गई। इसमें भी कुछ की एनर्जी बढ़ गई, कुछ की कम हो गई। इनमें तो अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा है अभी। उसके बाद जैसे जैसे आपने इनके बीच की डिस्टेंस और कम करी, ये एक दूसरे को और इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। अब देखो इनकी एनर्जी ये हो सकती है, ये हो सकती है। अब आपको एनर्जी का एक लेवल नहीं मिल रहा है, अब एनर्जी का पूरा ना बैंड मिल रहा है आपको। बैंड, बैंड किसको बोलते हैं? जो कंटिन्यूस रहता है। ये तो एक लेवल है, बस एक ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे ये बैंड मिल रहा है। आपने इनके बीच की डिस्टेंस और कम कर दी तो क्या होगा, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये देखो इसकी एनर्जी यहां से लेके यहां तक की हो सकती है और इसकी एनर्जी यहां से लेके यहां तक हो सकती है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। इसको ओवरलैपिंग कंडीशन कहते हैं। तो ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बनाया था। इसका एक्चुअल डायग्राम मैं आपको अब दिखाता हूँ, वो मैंने पीडी में ही ले आया था, बनाते बनेगा नहीं करके। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, वो अलग चीज है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, जब यहां से यहां तक के, इसको ना थोड़ा सा उल्टा लिख लेना। मैं ये नेट से निकाला हूं ना मैंने, तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है। जनरली इसको ए लिखते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी लिखते हैं, क्योंकि हम उस डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो ए बी सी डी। तो देखो जब उन एटम्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी तब इनका सेपरेट सेपरेट एनर्जी लेवल था, उन्होंने एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो पास आना शुरू किए, देखो जो मैंने बताया था आपको, अब एक स्पेक्ट्रम मिलने लगेगा वहां पे। ये देखो यहाँ पे ये धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। ये देखो ये धीरे धीरे ये ऐसा बढ़ रहा है, ये भी धीरे धीरे ऐसा बढ़ रहा है, ये भी धीरे धीरे ऐसा बढ़ रहा है, आगे जाके ये मिल जाएंगे। ये भी देखो ये ऐसे करके ये बढ़ रहा है, मतलब इस रेंज में अब आपको मिलने लगेगा। तो ये पूरी रेंज मैंने आपको दिखाई है।
तो यहाँ पे देखो ये ना पर्टिकुलर एक रेंज में आपको मिलने लगते हैं। आगे जाके देखो इस पॉइंट पे, ये एक ऐसा खास पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर सी, जहां पे ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर जाते हैं, वो ओवरलैप कर जाते हैं। अब इनके बीच के डिस्टेंस आप फिर और कम करने लगते हो, क्योंकि सॉलिड जब बनते हैं ना तो दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो आप ना डिस्टेंस को और कम करते चले गए। आप नहीं करते हो, ये सॉलिडिफाई जब हो रहा है ना तो खुद ब खुद इनके बीच की डिस्टेंस कम होने लगती है। डिस्टेंस कम होते 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 जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना, वो जनरली कहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, देखो ये दोनों अब से ना फिर से अलग अलग हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक कि इन लोग साथ में आते हैं, उसके बाद फिर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये नेचुरल फेनोमेना है। अब देखो यहां से यहां तक के ये एनर्जी लेवल, यहाँ पे 3s वाला का एनर्जी यहाँ भी हो सकता है और 3p वाले की एनर्जी यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं। 3p की एनर्जी कितनी थी, इतनी थी जब इनके बीच डिस्टेंस ज्यादा थी। 3p की एनर्जी कितनी थी, इतनी थी जब डिस्टेंस ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे 3p की एनर्जी ना यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाजू वाला जो एटम है ना वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। हो सकता है कि उसकी एनर्जी को बढ़ा दे, या हो सकता है कि उसकी एनर्जी को क्या कर दे, कम कर दे। एनर्जी को कैसे बढ़ाएगा या कम करेगा, वो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि मान लो ये वाले ऑर्बिट में यहां कहीं पे इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले ऑर्बिट में भी यहां कहीं पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जब ये इधर से इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर से इधर, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी, तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है, तो एनर्जी कम होने लगेगी। और उसके बाद जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा और यहां से यहां, अभी भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन रिपेल करेंगे तो अब देखो दोनों एक दूसरे की स्पीड को बढ़ा देंगे। तो एनर्जी कभी कम हो सकती है, एनर्जी कभी ज्यादा हो सकती है। कब कम होगी कब ज्यादा होगी हमें उससे मतलब नहीं है, बस कम या ज्यादा दोनों हो सकती है। तो देखो जो 3p वाला था, ये 3p वाला ही था। कभी इसकी एनर्जी देखो कम हो रही है, कभी इसकी एनर्जी ज्यादा हो रही है। 3p वाले की एनर्जी कभी ज्यादा हो रही है, 3p वाले की एनर्जी कभी कम होकर यहां भी आ सकती है। इस पूरे रीजन में कहीं पे भी हो सकती है। तो एनर्जी कम ज्यादा हो रही है। अब देखो आगे चल के ये ग्राफ ना फिर से जो है ना ऐसे बाइफरकेट हो जाता है। ये वाला जो था नीचे से चले जाता है, ये वाला ऊपर के ऊपर चला जाता है, और इन दोनों के बीच में ना एक गैप हमको दिखाई देता है। ये गैप किसका है? एनर्जी का गैप है। एनर्जी वाला ही तो है ना ये ग्राफ। तो ये एनर्जी का गैप है। मतलब यहां अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, इतनी एनर्जी के साथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर यहां जाना है तो उसको इतनी एनर्जी आप सप्लाई कर दो, वो दूसरे वाले ऊपर में चला जाएगा। तो ये एक एनर्जी का गैप है। इलेक्ट्रॉन या तो यहां से यहां तक की एनर्जी में रह सकता है, या तो यहां से यहां तक के, बीच वाली एनर्जी में पॉसिबल नहीं। मान लो यहाँ पे एनर्जी कितनी है 15, और यहाँ पे एनर्जी कितनी है 20, तो वो 15 से 20 में हंसी खुशी रहेगा। वो 21 वाली एनर्जी का नहीं रह सकता कभी, 22 23 24 25 भी नहीं। यहाँ मान लो है कितनी 26, और यहाँ पे 30। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो क्रिस्टलाइज होते हैं ना, तो या तो 15 से 20 के बीच में होगी, या तो 26 से 30 के बीच में होगी। ये नेचुरल फेनोमेना। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 है और आप चाहते हो कि वो अपर वाले लेवल पे चला जाए, तो उसको आप क्या करो, 6 एनर्जी दे दो, तो वो ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे है तो उसके पास में एनर्जी कम है, और यहाँ पे है तो उसके पास में एनर्जी ज्यादा है। एक टाइम इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है, एक टाइम इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है। तो ऊपर वाला जो बैंड है ना, ये पूरा का पूरा बैंड है, एक लेवल नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं लेवल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरा का पूरा एक बैंड कहते हैं। यहां से यहां तक कहीं भी लाई कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखो यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी लाई कर सकती है। तो ये पूरा का पूरा बैंड है। तो यहाँ पे ये जो बैंड है, ये हाई एनर्जी वाला बैंड है, और हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बैंड कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। यही वो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो है ना, ये कम एनर्जी के साथ में, ये अगर रहेंगे ना तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी आपके मटेरियल में। क्या? तो बाकी सबसे ज्यादा ये है, पर इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके। उन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी इतनी एनर्जी भी नहीं है कि वो क्या कर सके, करंट को फ्लो कर सके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन बॉन्ड बैंड कहते हैं।
अगर आप चाहते हो ये जो आपका मटेरियल है, अभी क्या है इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये प्लास्टिक है ना, इसमें भी ना सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है ना, पता है वो कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में है। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी जैसी उनको मिलेगी ना, तो पता है वो कहाँ चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, ये जो पेन है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन इसके लिए जो ये एनर्जी का गैप है ना, वो इतना ज्यादा है कि उतनी एनर्जी पाने के पहले ये मेल्ट हो जाता है, सॉलिड ही नहीं रह जाता। तो फिर क्या होगा? इसकी तो प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई पूरी। लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ में ऐसा नहीं है। उनको थोड़ी सी एनर्जी दे दो बेचारों को, तो उनके सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में, और वो मस्त अब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने लगेंगे। अब उनका टेम्परेचर ड्रॉप कर दो तो वापस से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएंगे? वैलेंस बैंड में गिर जाएंगे, और अब उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं? थर्मल एनर्जी के फॉर्म में दे सकते हैं। अभी ये सेमीकंडक्टर्स का इनिशियल स्टेज है। यहाँ पे यही समझे कि हम उनको टेम्परेचर देके हम उनको क्या कर सकते हैं? कंडक्टर बना सकते हैं। कितना अच्छा एक मटेरियल मिला है, टेम्परेचर बढ़ाओ कंडक्टर बन जाएगा, टेम्परेचर कम करो वो इंसुलेटर बन जाएगा। तो ये वाले डायग्राम को आपको बनाना है, उसके बाद मैं इसको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है? ठीक है, इस डायग्राम को बनाइए। एक काम करो, ऐसे ही लिख लो ABCD, इसी के टर्म में पूरा लिखवा दूंगा। कोई मतलब नहीं, कैसे भी लिखो सब चलता है। देखो सॉलिड कब बनता है? जब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है? इतनी। यहाँ पे क्या है? इंटर एटॉमिक स्पेसेस है R, ये सब एंगस्ट्रम में चल रहा है। तो यहाँ पे जब वो, मतलब जब वो सॉलिड बन जाते हैं ना, तो ये ऐसा कुछ मिलता है हमको देखने के लिए। ये एक अपर कंडक्शन बैंड और नीचे क्या कहलाता है? वैलेंस बैंड कहलाता है। अब सिलेबस जो है बहुत सारा कट गया है, बस थोड़ा बहुत बचा है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस पे एक चीज लिख लेना, ये जो है ना, ये जब एक क्रिस्टल बनता है, सॉलिड बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? क्रिस्टल से। सबसे पहले क्रिस्टल बनना शुरू होते हैं। तो क्रिस्टल जो है सॉलिड का सबसे छोटा वाला फॉर्म है। तो उस समय उन एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। नहीं बनाना है डायग्राम? बना लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार लिखने करने से क्या है, ये थोड़ा मसल मेमोरी में चला जाता है। हो गया?
बस यही डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। कौन सा ग्राफ बोल रहे हो? ऐसे बन के ऐसे एक डायग्राम बनता है एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बीच में, एक डायग्राम बनता है फोर्स और इंटर स्पेसिंग। हाँ, फोर्स वाला है, एक एनर्जी वाला है। और ये जो डायग्राम है ये किसका है? हर लेवल की आपको एनर्जी दिखा रहा है। हाँ, ये किसके लिए रहता है? सिर्फ दो चार्जेस के बीच में। और ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी दो एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। और जब दो एटम्स होंगे तो उसमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे। हो गया? अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, according to Bohr's, Bohr, apostrophe S, according to Bohr's theory, there are well-defined energy levels. भैया बोर ने हमको बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन एक अलग एनर्जी लेवल पे होता है, और उसकी हम एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? हमें बस ये पता होना चाहिए कि वो कौन से ऑर्बिट में है। तो उसकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। According to Bohr's theory, there are well-defined energy levels of electrons in an atom. In an atom, full stop. आप लोग चाहो तो ये लिख भी सकते हो कि उनकी एनर्जी कितनी होती है हर लेवल में। ये पिछले चैप्टर में हमने लिख लिया है वैसे। If large number of atoms, if large number of atoms, अब हमें सॉलिड बनाना है तो भाई एटम्स को क्लोज लाना पड़ेगा। If large number of atoms are brought close to, are brought close to one another, one another to form a solid. Comma, they begin to influence each other. जैसे एटम को पास में लाए वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। इन्फ्लुएंस करना मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको छेड़ना शुरू कर देते हैं। इन्फ्लुएंस ईच अदर, फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, ड्यू टू दिस इंटर एटॉमिक interaction, there is modification in, there's modification in energy levels of electrons, energy levels of electrons in the outer shell. जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके एनर्जी लेवल में मॉडिफिकेशन हो जाता है। पहले तो भाई स्ट्रेट लाइन था ये, मतलब एनर्जी लेवल उनका कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे आपने उनके बीच की डिस्टेंस कम करी, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी कम ज्यादा होती है। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि इसमें और इसमें कोई गैप ही नहीं रह जाता। इसके इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बहुत ज्यादा हो सकती है, इसके वाले की बहुत कम हो सकती है। देखिएगा, सिलिकॉन एटम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन एटम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, that is that is
silicon atoms have 4 valence electrons. 4 valence electrons. That is number of electrons in the outermost orbit. That is number of electrons in outermost orbit is 4. 3s2 3p2 4 ही है. Therefore, the total number of valence electrons in silicon crystal अगर n क्रिस्टल है, सॉरी n एटम्स है इसके किसी क्रिस्टल में, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल? 4n. भाई एक एटम में 4 वैलेंस है, 2 में कितने हो जाएंगे? 8, 3 में कितने? 12. 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप. तो अगर n नंबर ऑफ एटम्स है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 4n. तो मैं बार बार ना इस टर्म को यूज करूंगा, 4n वैलेंसी है, 4n वैलेंसी है इसकी करके. ठीक है, तो 4n तो हमने लिख लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन इज 4n. अब इसके बाद नीचे नंबर 1 करके लिखिएगा. if the interatomic spacing of silicon atoms, ये जो कुछ भी मैं लिख पा रहा हूं ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग एक रीडिंग मार लेना और एग्जाम में लिख देना. if the interatomic spacing of the silicon atom is very large, देखो ये वाली डिस्टेंस है इनके बीच में, तो मैं क्या लिखवाऊंगा? r इज इक्वल्स टू कैपिटल डी, कि अभी इतनी ज्यादा स्पेसिंग है उनके बीच में, तो ब्रैकेट में लिख लेना r इज इक्वल्स टू कैपिटल डी. then there is no interatomic interaction. उसके बाद हम सी पे पहुंच जाएंगे, जहां से ना अब इंटरेक्शन शुरू होने वाला है, अब उनकी एनर्जी कम ज्यादा होना शुरू होने वाली है. लिखिएगा नंबर 2, when the interatomic spacing is r is less than d and more than c, इसके बीच की बात कर रहा हूं मैं, less than d and more than c, there is no visible splitting of energy levels. No visible splitting of energy levels. फिर नंबर 3 लिखिएगा, when the interatomic spacing, इतना लंबा नहीं लिखते, सीधा when r लिख देते हैं. when r is equal to c, comma, the energy of outermost electrons of neighboring silicon atom देखो ये जो आउटर मोस्ट है ना इलेक्ट्रॉन, ये वाला, अब इसका एनर्जी लेवल ड्यू टू नेबरिंग सिलिकॉन एटम की एनर्जी में इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है? नेबरिंग सिलिकॉन एटम के कारण होने वाला है, तो वही लिखवाया मैंने. when the interatomic spacing r is equal to c, the energy of outermost electron of neighboring silicon atom start changing.
नंबर 4 लिखना, when इसको क्या लिख सकते हैं, when B से बड़ा होगा R और C से छोटा होगा। हम इसके बीच की बात कर रहे हैं। जब R की वैल्यू B से बड़ी होगी बट C से छोटी होगी, ये लिखवाया मैंने, when R is greater than B but less than C। इसको वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हैं, when R is greater than B but less than C। कॉमा, instead of a single 3s or 3p level, 3s or 3p level, we get a large number of closely packed levels, इसके बीच में पता है यहाँ पे बहुत सारे क्लोजली पैक्ड लेवल्स हो जाते हैं, बहुत सारे क्लोजली पैक्ड लेवल्स। इसी में लिखना पैराग्राफ चेंज करके, दिस कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लेवल्स। समझ में नहीं आया तो इधर देखो, यहां तक के तो ऐसा था, अब हो सकता है इसका एनर्जी बढ़ गया हो, इस लेवल पे पहुंच गया हो, या ऐसा भी पॉसिबल है इसकी एनर्जी घट के इस लेवल पे आ गई हो। ये बहुत क्लोज, आपने और डिस्टेंस कम करी तो पता है यहाँ एक और लेवल आ गया, हो सकता है ये लेवल हो सकता है ये लेवल हो सकता है ये लेवल। इसमें भी एनर्जी या तो बढ़ गई या तो कम हो गई। आगे जाओगे तो एनर्जी के देखो बहुत सारे लेवल मिल रहे हैं, बहुत सारे लेवल। इसमें भी आगे जा रहे हो तो आपको बहुत सारे लेवल मिल रहे हैं, इसमें भी आगे जाके बहुत सारे लेवल है। हाँ, ये किसी भी लेवल में हो, इनकी कुछ भी एनर्जी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन तो बस 4 है, लेकिन वो कोई सी भी एनर्जी ले सकते हैं, तो उसके बीच में ही कहीं ना कहीं होंगे लेके। तो एनर्जी के बहुत सारे लेवल है। जैसे कि 4 स्टूडेंट है, यहाँ से डोंगरगढ़ में गए, इतनी सारी स्टेप्स है, वो चारों कहीं पे भी हो सकते हैं ना, उनका लेवल कुछ भी हो सकता है, लेकिन होंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में ही। तो देखो सारे के सारे लेवल्स को मिलाते हुए मैंने ये ऐसा डायग्राम बनाया, इधर से ये ऐसा डायग्राम बनाया, ये इधर से ऐसा डायग्राम बना, ये इधर से ऐसा डायग्राम बना। तो ये बहुत सारा एनर्जी के लेवल है, उसी से डायग्राम बना। तो बीच में अब इतना सारा ये कचरा दिखाने से अच्छा इसको पूरा डिलीट कर दो, बस इसके अंदर में है कहीं, ये समझ में आना चाहिए। अगला लिखिएगा, ये लिख लिया ना, दिस कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लेवल्स इज कॉल्ड एन एनर्जी बैंड। ये एनर्जी बैंड कहलाता है। बहुत सारे लेवल्स जब होते हैं ना तो ये बैंड कहलाने लगता है, बैंड। अगला लिखिएगा, when the interatomic spacing r becomes equal to b। इतना लंबा लिखने से अच्छा है लिख देना when r equal to b, या जिसको पूरा लिखना है उसके लिए मैं बता दे रहा हूं, when the interatomic spacing r becomes equal to b, but greater than a, but greater than a। लेस देन ए हो गया कि, बट ग्रेटर देन ए लिख लीजिएगा। when the interatomic spacing r becomes equal to b but greater than a, the energy gap between 3s and 3p levels completely disappears, completely disappears।
ए और बी के बीच में देखो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है। इन सच अ सिचुएशन, अब देखो कुछ यहां से हम एजम्पशंस लेने वाले हैं। इन सच अ सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश, it is not possible to distinguish between the electrons electrons belonging to 3s and 3p। आप नहीं बता सकते 3s का है कि 3p का है। देखो अगर मैंने यहाँ पे ये एक डॉट बना दिया, ये पीला वाला, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है बताओ, 3s को या 3p को? बता सकते हो यहाँ? हाँ, ये वाला जो पॉइंट है वो देखो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना, इस लाइन के ऊपर, मतलब इस डिस्टेंस पे उसकी ये एनर्जी तो किसके बीच में होगा, ये 3s वाले के बीच में है ना। 3p वाला का तो देखो यहां से यहां तक के बस लेवल रह सकता है, एस वाले का लेवल यहां से यहां तक के रह सकता है। तो यहाँ पे है तो आप बता सकते हो कि हाँ यार वो ना 3s वाला है। अगर उसका एनर्जी लेवल ये है तो आप बता सकते हो हाँ वो 3p वाला है। लेकिन आगे जाके ये दोनों मिल गए, अब यहाँ पे आप नहीं बता सकते। यहाँ पे तो भैया वो एस वाला भी आ सकता है और पी वाला भी आ सकता है। तो यहाँ आप क्लियरली बता सकते थे, क्योंकि देखो ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, एस और एस के बीच में लाई कर रहा है, तो भैया ये एस होगा। यहाँ पे ये किसके बीच में लाई कर रहा है, पी और पी के बीच में, लेकिन यहाँ कहाँ लाई कर रहा है, पी और एस के बीच में। तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आया ना? ये वाला पॉइंट देखो, इसके ऊपर क्या है 3s और इसके नीचे क्या है 3s, तो ये एस लेवल का है। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर में क्या है 3p और नीचे में क्या है 3s, तो ये कुछ भी हो सकता है, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इन सच अ सिचुएशन it is not possible to distinguish between the electrons belonging to 3s and 3p shell 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 full stop। we can only say that we can only say that 4n levels are filled and 4n levels are vacant। या vacant की जगह और कोई टर्म यूज कर सकते हैं, vacant की जगह लिख लो empty। अभी मैं इसका मतलब समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। 4n लेवल्स vacant है या empty है। हाँ, ऑर्बिट शेल एक ही बात होती है, आउटर शेल भी बोलते हैं उसको, आउटर ऑर्बिट भी कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट लिखिएगा, व्हेन द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आर बिकम्स इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए, व्हेन आर इक्वल टू ए, then the band of 4n filled energy levels, then the band of 4n filled energy levels is separated is separated from the band of from the band of 4n unfilled energy levels, 4n
unfilled energy levels by an energy gap called एनर्जी बैंड गैप. इसको एनर्जी बैंड गैप कहते हैं. दोनों एनर्जी बैंड के बीच का गैप, एनर्जी बैंड गैप. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ईजी से. बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है पिंक वाले गोले में ईजी. अभी समझाऊंगा मैं उसको डायग्राम के थ्रू. इसके बाद इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा. द लोअर कंप्लीटली फिल्ड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. द लोअर कंप्लीटली फिल्ड बैंड. देखो हमने एजम्पशन ले लिया है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना, चारों के चारों वैलेंस बैंड में है, मिनिमम एनर्जी में है. एजम्पशन है हमारा ये. द लोअर कंप्लीटली फिल्ड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड द अपर अनफिल्ड बैंड unfilled band is called conduction band. Conduction band. फुल स्टॉप. अब देखो भाई, अगर आपको अपने मटेरियल को कंडक्टर बनाना है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कहां लेके जाना पड़ेगा? कंडक्शन बैंड में. और क्या वो अपने आप चले जाएंगे? नहीं, आपको एनर्जी देना पड़ेगा. और कितनी एनर्जी देना पड़ेगा? ईजी के बराबर. भाई इस बैंड से उस बैंड पे जाना है आपको, तो ईजी के बराबर एनर्जी देना होगा. इसी में आगे लिखिएगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर shifting electrons from valence band to conduction band is called एनर्जी बैंड गैप. ब्रैकेट में ईजी. तो देखो ये नीचे वाला है हमारा वैलेंस बैंड. इसमें एनर्जी यहां हो सकती है, यहां यहां यहां. जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जा रही है. हमने एज्यूम ये किया कि जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी. और अगर उनके पास एनर्जी कम होगी तो वो कहां पे पड़े होंगे? वैलेंस बैंड में पड़े होंगे. तो यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं. ये एक इलेक्ट्रॉन है, 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 ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन. ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ पे पड़े हुए हैं. भाई सिलिकॉन का एक ही एटम थोड़ी ना लिया जो 4 ही बस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास. हमने तो बहुत सारे एटम लिए ना. तो यहाँ तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े होंगे. कहाँ पे? वैलेंस बैंड में. यहाँ पे इनकी जो एवरेज एनर्जी होगी ना, हमने उसको बोल दिया है ईवी. अब इनकी एनर्जी हमको बनाना है किसके इक्वल? कंडक्शन बैंड के इक्वल, ताकि ये यहाँ पे पहुंच सके. लेकिन इन दोनों एनर्जी के बीच का जो गैप है ना, वो कितना है? ईजी के बराबर है. तो बस हमें यही काम करना है, इस एनर्जी को इसको दे देना है. अब इस एनर्जी को हम कैसे देंगे? थर्मल एनर्जी के फॉर्म में देंगे. जैसे इनको हीटअप किए मटेरियल को, तो इनको एनर्जी मिल जाती है. और ये उछल के कहां पहुंच जाते हैं? यहाँ पे. और ये कंडक्शन बैंड है. कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में काम करता है. इतना समझ में आया? तो इस डायग्राम को बना लो. ऊपर वाले में लिख लेंगे हम लोग क्या? कंडक्शन बैंड. और हमारा एजम्पशन ये होता है कि ये जो होता है ना, फील्ड होता है. ये
ये होता है फील्ड 4n, और इसको हम कहते हैं एम्प्टी 4n। देखो n एटम्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4n, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने, 4 ही तो होते हैं ना। n एटम से तो 4n, वो सब के सब कहां पे? यहाँ पे। तो ये 4n फील्ड कहलाता है, और ये एम्प्टी 4n कहलाता है। आगे से मैं इसको सिर्फ वीबी लिखा करूंगा और कंडक्शन बैंड को सीबी, कंडक्शन बैंड सीबी। तो वैलेंस बैंड से आपको कंडक्शन बैंड में लेके जाना है। और यहाँ पे ऐसा रहता है कि यहाँ पे भी एनर्जी के बहुत सारे लेवल होते हैं। यहाँ पे एनर्जी के बहुत सारे लेवल होते हैं। जैसे कि देखो, एक लेवल यहाँ बनाया मैंने, ये एक लेवल है एनर्जी का, ये दूसरा लेवल है एनर्जी का, ये तीसरा लेवल है एनर्जी का, ये चौथा लेवल है एनर्जी का। अलग अलग लेवल होते हैं यहाँ पे। हर लेवल में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अलग अलग लेवल में पॉसिबल है। हमने देखा ना वहां पे बहुत सारे लेवल थे, तो अलग अलग लेवल में होते हैं। इनको यहाँ के हम अलग अलग लेवल पे पहुंचा सकते हैं, यहाँ के अलग अलग लेवल पे। अब इसके बाद लिखिएगा, छोटी सी हेडिंग है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, कौन सा वाला? किसकी बात को बोल रहे हो? इसके ए के बाद हमारा काम यहीं पे आके रुक जाता है, क्योंकि हमारे जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनके बीच में इतना ही गैप होता है। इससे कम गैप नहीं होता, तो इसके बाद का हम टेंशन भी नहीं लेते। सिर्फ इतना ही गैप होता है उनके बीच में, सॉलिड बने रहने के लिए ये गैप जरूरी है। कहाँ पे? ईजी वाले के बीच में। ये आगे चल के ये बाइफरकेट हो जाते हैं, नहीं है ऐसे? हाँ, वो ए के काफी पहले हो जाता है वो। इस पॉइंट को ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है, बस लिखा है ए और बी के बीच में ना ये दोनों बाइफरकेट हो जाते हैं। इसके बाद हेडिंग लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स on the basis of, on the basis of energy band theory, energy band theory। देखो मेटल्स के केस में क्या होता है, ये नीचे वाला जो है ना, ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला जो है वो है कंडक्शन बैंड। तो ये दोनों तो ओवरलैप किए हुए हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई अलग से एनर्जी देने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। इनका जो दोनों बैंड है वो ओवरलैप किए हुए होता है। पिछले वाला जो ग्राफ हमने बनाया ना, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए बनाया है। अगर उसको आप मेटल के लिए बनाना चाहोगे ना, तो दोनों के दोनों बैंड एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। यानी कि अगर इस ग्राफ में मैं आपको पूछूं कि मेटल कहाँ, मेटल के बीच की इंटरस्पेसिंग यहां से यहां के बीच देखो, तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। तो मेटल में आपको अलग से, जैसे कि हमारे घर में जो तार लगा हुआ है, इसमें से करंट फ्लो कराने से गरम वरम करना पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप ही नहीं है। इस बैंड से उस बैंड में जाने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, वो है वहां पे, कंडक्ट करेगा। उसके बाद देखो, हम लोग देखते हैं इंसुलेटर्स।
इंसुलेटर के केस में इनके बीच का गैप होगा या नहीं होगा? बहुत ज्यादा होगा कि आप यहां से वहां उसको पहुंचा ही नहीं पाएंगे। तो नीचे वाला है हमारा यहाँ पे एक वैलेंस बैंड, और ऊपर में जो है वो है क्या? कंडक्शन बैंड। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है Eg, ये ग्रेटर देन 3 MeV होता है। इतनी ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन वहां से वहां पहुंच पाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा बात होती है। तो क्या होता है, इंसुलेटर में आप कभी उतनी एनर्जी दे नहीं पाते, उससे पहले वो जल जाएगा। अब जैसे लकड़ी है, उसको आप गर्म करते चले जाओ करते जाओ, वो जल जाएगी, पर उसके इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि वो कंडक्शन बैंड में जा पाएगा। ठीक है, सॉरी, ये एक इलेक्ट्रॉन लेवल पे बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है ना ये। तो एक इलेक्ट्रॉन को आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपको एनर्जी देना पड़ता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3 वोल्ट का आपको पोटेंशियल देना है। बहुत ज्यादा होता है ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए। 12 वोल्ट की बैटरी में तुम्हारी गाड़ी चल जाती है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ही आप 3 वोल्ट दे रहे हो। ऐसे बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की हमको एनर्जी की जरूरत हो, तब वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं कौन? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम सिंपली ऐसे डिफाइन करते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की जरूरत पड़े, वो क्या कहलाएंगे? सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। इसमें जो एनर्जी गैप होता है Eg, ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। डायग्राम बना लो। इसमें लिख लेना नो एनर्जी गैप। आप लोग चाहो तो बाहर भी लिख लेना। इसमें है एनर्जी गैप कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा था। इसका जो एनर्जी गैप है वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का। ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो जो मैं बोल रहा था ना आपको कि जर्मेनियम सिलिकॉन से भी अच्छा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अब सेमीकंडक्टर है ये, सिलिकॉन के लिए जितना ये होगा, जर्मेनियम के लिए ये गैप कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। ये गैप उसके लिए और कम है, तो बस थोड़ा सा आप एनर्जी दो, वो कंडक्टर बन जाएगा। इसलिए जर्मेनियम बेटर है। तो दो दो लाइन लिख लेते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले लिख लेते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर करके डैश करके लिखना। पहले उसके बारे में लिख रहे हैं कि इसमें कोई गैप होता ही नहीं है, ओवरलैपिंग होती है। लिखिएगा, इन कंडक्टर्स द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड Tb and Vb partially overlap each other. In conductors, the Cb and Vb partially overlap each other, and there is no energy gap in between. And there is no energy gap in between. Semiconductors में लिखिएगा, in semiconductors, the Vb is totally filled.
the VB is totally filled and CB is empty. CB is empty, but the energy gap between CB and VB is small. ब्रैकेट में लिख लेना less than 3 EV, less than 3 EV. चाहो तो ये भी लिख लो, फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम के लिए होता है ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसकी जो वैल्यू होती है एनर्जी गैप की, सिलिकॉन के लिए 1.1 और जर्मेनियम के लिए 0.72. जितना कम हो उतना अच्छा है. उसके बाद नीचे एक स्टार पॉइंट लिखना है, ये 1 मार्क में पूछ लेता है. अच्छा एक बात बताओ, जितने भी मेटल्स हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है. एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? उनका रेजिस्टेंस भी 0 हो जाता है. लेकिन सेमीकंडक्टर में एब्सोल्यूट 0 केल्विन में क्या होगा, वो कैसे बिहेव करेंगे? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. जो मेटल्स होते हैं ना कंडक्टर्स, वो एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे परफेक्ट कंडक्टर बन जाते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है. लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं उनके देखो वैलेंस बैंड में ही पड़े रह जाएंगे, एनर्जी है ही नहीं कि वो कंडक्शन बैंड में जा सके. तो स्टार पॉइंट लिखना, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन semiconductors behave as परफेक्ट इंसुलेटर. भाई उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी तभी उनके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे और वही लोग तो काम करते हैं. behaves as perfect insulator. उसके बाद इंसुलेटर के बारे में लिखिएगा. In insulators, energy gap is very large. ब्रैकेट में greater than 3 electron volt. In insulators, the energy gap is very large. ब्रैकेट में Eg is greater than 3 EV. Full stop. Due to large energy gap, between CB and VB, no electron is able to move to CB. Hence, electrical conduction in these materials is impossible. Hence, electrical conduction in these materials is impossible. And they behave as insulator. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर.
क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। अगर आपने सिलिकॉन लिया है तो उसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे? सिलिकॉन के। लेकिन अगर आपने बाहर से कोई उसमें इम्प्योरिटी मिला दी तो वो एक्सट्रिंसिक कहलाता है। बाहर से कोई इम्प्योरिटी आ गई तो एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ही रहेगा, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम ही रहेगा। अब ध्यान से यहाँ पे देखो इसका खेल क्या होता है। अभी कुछ बनाना करना नहीं, यहाँ पे सिलिकॉन की ये एटम्स हैं। सिलिकॉन के एटम है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4। आप लोग डायग्राम बनाते चलो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ चलो बाद में बनाना, अब देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ चार इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या सोचेंगे, इनके पास चार इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि इनके पास चार आ जाए। तो देखो ये जो बीच वाला सिलिकॉन है ना, ये इससे बोलता है कि मुझे तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, 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 ताकि मैं कंप्लीट हो जाऊं। लेकिन वो बेचारे खुद यही इच्छा है कि उनको कोई एक दे दे। तो ये बोलता है इसको तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो ये इसको बदले में बोलता है नहीं यार तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं कंप्लीट हो जाऊं। तो भैया यहाँ पे तो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। तो इन लोग आपस में एक समझौता करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, शेयर कर लेते हैं कि ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले सिर्फ इसका चक्कर लगा रहा था पहले, अब वो इसके साथ में इसका भी चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा, अरे इधर देखो डायग्राम बाद में बनाना। इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जो पहले इसके चक्कर लगा रहा था, सिर्फ देखो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा था ना, तो इसने क्या किया, बोला कि जाओ तुम वहां भी चक्कर लगा आओ। तो देखो अब इसका भी चक्कर हो रहा है और उसका भी चक्कर हो रहा है। बदले में क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका भी चक्कर लगाएगा। ये देखो वो उसका भी चक्कर लगा के आ गया। तो देखो इसका पहले चक्कर सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन लगा रहा था, अब हरा वाला भी लगा रहा है। तो इसने एक के साथ में ऐसा किया, ये इसके साथ भी वैसे ही करेगा, इसके साथ भी वैसे, इसके साथ भी वैसे। तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन इन चारों का चक्कर लगाएंगे, बदले में उन चारों का इनका भी चक्कर लगाएगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें ऐसी शेयरिंग चलती है। तो देखो इसने इसके साथ में शेयर कर लिया। अब बनाते चले जाओ, पूरा सब शेयर कर दो इनको। ये सब शेयर हो गए, शेयर हो गए। ये शेयरिंग हो गई इनके बीच में और इनका काम हो गया। ऐसा होता है ना कि हमें कोई बिजनेस खोलना है, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। जैसे हमें 4 लाख रुपए चाहिए, एक गुपचुप का ठेला खोल ले। तुम चार लोगों ने, हाँ नहीं मुझे अच्छा वाला दुकान खोलना है ना, तो 4 लाख। तो मैंने क्या किया, इससे भी 1 लाख लिया, इससे भी 1 लाख, इससे भी 1 लाख, इससे भी 1 लाख, और ये हमारा गुपचुप का ठेला लग गया। हाँ, तो 4 लाख रुपए लग गए। तो देखो अभी हमारा काम बढ़िया से चल रहा था। ये देखो इसके ऊपर मैंने कोई एटम नहीं बनाया है, पर समझ जाओ है। ये इधर बॉन्ड बन जाएगा, इसका इधर बन जाएगा, इसका इधर बन जाएगा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। उधर में और एटम्स हैं, उनके साथ में इनने बॉन्ड बना लिए।
तो देखो अभी हम लोग समझेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने का क्या मतलब है। तो अभी अच्छा खासा यहाँ पे काम चल रहा था, देखो ध्यान से। गुपचुप का ठेला बढ़िया चल रहा था, चारों दोस्तों ने 1-1 लाख रुपए लगाए थे और काम चल रहा था। ये 4 दोस्त थे, 1 2 3 4। पर सोचो इनमें से एक दोस्त जो है उसको अचानक से 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, तो वो क्या सोचेगा, अब मैं इनके साथ पार्टनरशिप में क्यों काम करूं, अब मैं तो फ्री हूं, जाके मैं अपना कुछ भी करूंगा बट इनके साथ, इन गरीबों के साथ तो मैं नहीं रहूंगा। तो देखो इसको जैसे ही एनर्जी मिली, हाँ नहीं हुआ है, अभी भी गर्म है, नहीं नहीं अभी भी गर्म है। तो देखो जैसे ही इसको एनर्जी मिली, कहीं से भी इसको एनर्जी मिली, जैसे ही इसको ये एनर्जी आके मिली, ये क्या करेगा, इस पार्टनरशिप से निकल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाता है। तो जैसे, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, समझ जाओ भी। जैसे ही इसको यहाँ पे एनर्जी मिली, अब क्या होगा, ये अपने स्पेस को वेकेंट कर देगा। इसने अपना स्पेस वेकेंट कर दिया और निकल गया बाहर दुनिया में। ये देखो, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अब वो फ्री है, अब वो मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तभी तो करंट फ्लो होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प करने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो देखो एक होल बन गया, इसको होल कहते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस जगह को होल। यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। एक्चुअली होल नाम की कोई जगह है क्या, नहीं। जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो स्थान वेकेंट है, उसे हम कह देते हैं होल। एक्चुअली पहले जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था तब ये जो प्लेस था ये नेगेटिवली चार्ज था। अब ये यहां से निकल गया तो इसकी नेगेटिविटी खत्म हो गई, तो हम इन जनरल क्या बोल देते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है। ऐसा होता कुछ नहीं है, जैसे 3 लोग बैठे हुए 3 चेयर पे, एक प्लेस वेकेंट हो गया तो वहां पे कोई होल आके बैठ गया है क्या, नहीं। वो चला गया मतलब वो वेकेंट बन गया। तो ये चला गया इसलिए हम क्या बोलते हैं, वेकेंट बन गया। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अब बाकी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता आएगा ना, तो ये इस जगह पे अट्रैक्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा। तो पॉजिटिव है तो उसी से अट्रैक्ट होकर नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा। तो वैसे होल नाम की कोई जगह है नहीं, लेकिन क्योंकि ये प्लेस वेकेंट हो गया तो हम इसको होल कह देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन मस्त आराम से घूम रहा था, ऐसे हजारों इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहे हैं। लेकिन घूमते फिरते जब उनकी एनर्जी रेडिएट करके और कम हो जाती है, तब वो कंडक्शन बैंड से जब एनर्जी उनकी कम हो रही है, तो वो बीच में कहीं नहीं रह सकते, वो सीधा बैलेंस बैंड में आएंगे। बीच में कहीं नहीं रह सकते थे ना, आपने देखा था। तो वो एकदम से अपनी एनर्जी को लूज करके सीधा ना देखते आसपास कहाँ पे कोई वेकेंट प्लेस है, और वहां जाके वो फिट हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो एनर्जी उनकी कम हो जाएगी, और क्या होगा, वो यहाँ पे आके फिट हो जाएगी। लिखिएगा, अच्छा ये जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, कैसे पता सिलिकॉन। दोनों हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है। तो जिस बच्चे को जो नाम अच्छा लगता है वो नाम यहाँ पे लिख ले, या सब लोग एक जैसा लिखो यार, अपन एक जैसा करेंगे। क्या लिखूं, जर्मेनियम, चलो। तो जर्मेनियम है, जर्मेनियम है, सब एक जैसा लिखो, जर्मेनियम, जर्मेनियम। और अगर कोई सिलिकॉन लिख लिया है तो जब मैं जर्मेनियम बोलूं तो वो सिलिकॉन लिख लेना। तो हम लिख रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे देखो सारे के सारे एटम किसके हैं, जर्मेनियम के हैं, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, शुद्ध है ये। लिखिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, अ प्योर सेमीकंडक्टर विच इज फ्री, अ प्योर सेमीकंडक्टर विच इज फ्री ऑफ impurity is called intrinsic semiconductor.
देखिएगा एग्जाम्पल सिलिकॉन जर्मेनियम, अच्छा चाहो तो इसके साथ में ये भी बना दो, ये इसका कंडक्शन बैंड है, ये इसका वैलेंस बैंड है, और इनके बीच में एनर्जी गैप कितना है, 0 पॉइंट, जर्मेनियम है तो 0.72 इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला तो कंडक्शन बैंड में चला गया, उछल के बाहर कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड नाम की कोई जगह नहीं है, जब कंडक्शन करने लायक हो गया तो उसको कंडक्शन बैंड में चला। देखिएगा the 4 valence electrons of a germanium atom the 4 valence electrons of a germanium atom from 4 covalent bonds by sharing the electrons of neighboring 4 मैं रिपीट कर रहा हूं the 4 valence electrons of a germanium atom form 4 covalent bonds by sharing the electrons of neighboring 4 germanium atoms। तो ये 4 इसके फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो पड़ोसी 4 जर्मेनियम एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। पैराग्राफ चेंज, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड is 0.72 electron volt ब्रैकेट में लिख लेना फॉर जीई यानी कि जर्मेनियम और जर्मेनियम। अब रिपीट कर रहा हूं the minimum energy required to break a covalent band is 0.72 electron volt, सॉरी हाँ कोवेलेंट बॉन्ड, ये एनर्जी बैंड और बॉन्ड कंफ्यूज करता है। कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ बॉन्ड इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। सिलिकॉन होता तो 1.1 हो जाता। फुल स्टॉप करके लिखना, एट रूम टेम्परेचर when an electron breaks away from a covalent bond, जब भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकल जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कॉमा द एम्प्टी प्लेस is called hole, HOLE, hole is called hole। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एक खास बात होती है। एक बात बताओ, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला तो कितने होल्स होंगे? 0। अगर 5 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं तो कितने होल्स होंगे? 5। तो जब हम आगे चल के डिफरेंस लिखेंगे ना, तब ये चीज में लिखवाऊंगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा इसमें the number of free electrons and holes are exactly equal
कि किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, एक्सट्रिंसिक के लिए नहीं होगा ये। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर exactly equal in an intrinsic semiconductor. उसके बाद ना एक इसमें स्टार पॉइंट भी लिखना, when an external electric field is applied, when an external electric field is applied, these free electrons and holes these free electrons and holes moves in opposite direction. बता रहा हूं, देखो जैसे कि यहां पे मान लो कोई पॉजिटिव आपने प्लेट रखी है, यहां पे आपने नेगेटिव प्लेट रखी है, तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना वो चाहेगा वो उस डायरेक्शन में जाए। अगर वो उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन ने जगह खाली कर दिया तो वो उधर मूव करेगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है मान लो वो निकलेगा और उसके बाद अगर वो अपनी एनर्जी को लूज करता है तो क्या करेगा, सबसे पहले यहां पे जंप करेगा। तो हमें कैसा फील होगा कि यहां का इलेक्ट्रॉन जब यहां चला गया तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया और होल इधर मूव किया। उसके बाद यहाँ पे होल है, अब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा, मान लो एनर्जी लूज करता है तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया और यहां से यहाँ होल आया। भाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो होल तो पीछे जाएगा ना, सीधी सी बात है। चेयर लगी हुई है ऐसी 10, अगर पर्सन इस डायरेक्शन में बैठते जा रहे हैं, मतलब पहले 9 लोग बैठे हुए थे, वो उठ के अब अगले इसमें बैठ गए। 10 चेयर थी, बीच का कोई एक गैप खाली था, मतलब एक सीट खाली थी। समझो इसको कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चेयर है, इसके ऊपर पर्सन बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर्सन बैठे हुए हैं। अब देखो पहले क्या हुआ, ये इधर चला गया, तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर गया और होल इधर आएगा, ऐसी कुछ हुआ। तो हमें ऐसा लगा ना कि इलेक्ट्रॉन इधर गया होल इधर आ गया। अब अगले केस में होगा ये इधर जाएगा और ये स्थान खाली हो जाएगा, तो हमको लग रहा है कि होल मूव कर रहा है, बट होल मूव नहीं कर रहा है। और अगर वो मूव करते हुए दिख रहा है तो हमें क्या दिखेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। एक और स्टार पॉइंट लिखिएगा, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लो। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लो। क्यों लो होती है, क्योंकि ना बहुत गिने चुने इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल पाते हैं, तो कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी ना बहुत पुअर होती है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, तब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तब काम होगा, लेकिन उतने एलिवेटेड टेम्परेचर पे हमको अपने मोबाइल टीवी ये रखना नहीं है। कैसा लगेगा कि आपको पहले नीचे गैस जलानी पड़े उसके बाद फिर आपका टीवी चालू होगा। भाई सेमीकंडक्टर लगा है उसमें, वो तभी काम करता है जब एलिवेटेड टेम्परेचर पे हो। करते हो क्या ऐसा? नहीं। तो अभी बेसिक्स है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये दिक्कत आ रही थी कि यार उसको एलिवेटेड टेम्परेचर पे रखो तभी उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते थे, कंडक्शन बैंड में जाते थे और काम करते थे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तो हम लोग इस्तेमाल करते ही नहीं। तो हमने क्या लिखा, अभी एक स्टार पॉइंट लिखा, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लो, फुल स्टॉप। अब इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, डोपिंग। डोपिंग
क्या वाला नहीं है? हाँ, ये वही वाला है। लेकिन इसमें तो एलिमेंट्स पे दूसरे होगा। देखो जैसे कि मान लो मैं एक मैं हाई जंप करता हूं, मैं कितना हाई जंप कर पाता हूं? मान लो 5.5 फीट तक के जंप कर पाता हूं, लेकिन फिर मैंने क्या किया, कुछ सप्लीमेंट्स लिए, जिस वजह से मेरी परफॉर्मेंस बढ़ गई, तो वैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें कुछ चीज हम लोग मिलाने वाले हैं, उससे मटेरियल इम्प्योर हो जाता है। इम्प्योर का मतलब गंदा होना नहीं होता है, इम्प्योर का मतलब होता है कि अब वो जो जैसा था पहले अब वैसा नहीं रह गया, चेंज हो गया वो, अब उसमें फॉरेन एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलाएंगे, उससे इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाली है। तो यहाँ पे अब हम लोग दो तरीके से ना इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। एक ये काम हम लोग कर सकते हैं, इसमें ना नंबर ऑफ होल्स बढ़ा सकते हैं, और दूसरा कर सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा सकते हैं। दोनों चीजों के अपने अपने बेनिफिट है। नंबर ऑफ होल्स अगर बढ़ गए मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है, वहां पे सिर्फ वेकेंट है। तो होल से इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन उस पूरे बॉडी में ही नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पे 30 चेयर थी, मैंने उसमें से 5 बच्चों को उठा के घुमाया नहीं है, यहाँ पे उनको बाहर ही कर दिया है, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे बढ़ गए। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा सकता हूँ, यानी कि 5 बच्चे मैंने दूसरी क्लास से उठा के यहाँ ले आया। तो नंबर ऑफ होल्स आप बढ़ाना चाहते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको डोपिंग एलिमेंट यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिखो डोपिंग, कॉपी के बीचों बीच ऐसा डोपिंग, उसके बाद ऐसे 2 एरो, यहां पे लिखेंगे हम लोग ट्राई वैलेंट इम्प्योर। ये याद रखना है आपको, ये एग्जाम में पूछ देता है कि ये मिलाने से ये क्या बन जाएगा। और इधर लिखेंगे पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अरे भाई, सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 थे। जिनके में 3 होंगे उसको ट्राईवैलेंट कहते हैं, जिनके में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको पेंटावैलेंट कहते हैं। और क्योंकि हम इनको जबरन मिला रहे हैं इसलिए हमने इम्प्योरिटी वर्ड जोड़ दिया है। तो इसके एग्जाम्पल लिख लेना। और इसमें ये लिख लेना, टू डेवलप होल। मैं रीजन बताऊंगा इसका, पहले लिख लो टू डेवलप होल्स, और इसमें लिखना टू डेवलप इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है इसका मतलब, ये अभी समझ में आ जाएगा। टू डेवलप इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके नीचे एग्जांपल एक के नीचे एक लिखते जाना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैं बोलते जा रहा हूं, लिखते जाओ। बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर एक गैलियम, Ga, गैलियम, फिर In, ये क्या होता है, इंडियम, उसके बाद Te, टेल्यूरियम। इनके आउटर ऑर्बिट पे ना 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, इसमें वाले में लिख लेना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, फिर Sb। Sb किसका होता है? Sb किसका होता है? मत करो, एंटीमनी सुने हो कुछ? मुझे लगता था क्लास में सबसे कमजोर मेरी केमिस्ट्री है अभी। अच्छा, उसके बाद है बिस्मथ। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में 5 है, एक में 3। देखो सिलिकॉन में कितने हैं, 4 हैं, ये अपने साथ में 3 लेके आ रहा है, मतलब एक खाली स्पेस तो खुद लेके आ रहा है ये। तो इसको जब मिला दोगे तो आपके सिस्टम में होल्स की संख्या बढ़ जाएगी, और जब इसको मिला दोगे तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 5 है ना आखिरी ऑर्बिट में, और उसके पास कितना है, 4। वो 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक खाली छूट जाएगा।
तो आपके सिस्टम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और उसको मिला दोगे तो आपके सिस्टम में फ्री वो बढ़ जाएंगे, होल्स बढ़ जाएंगे। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। लेकिन हम नाइट्रोजन फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं करते, गैसियस फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। इनको, इनका और दूसरा भी एक नाम है, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। क्यों? क्योंकि इनके पास होल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज, इनका ये एक और नाम है। और इनका नाम होता है डोनर इंप्योरिटीज, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जिसे ये डोनेट करते हैं, डोनर इंप्योरिटीज। तो डोपिंग का मतलब क्या है? जो प्योर हमारा सेमीकंडक्टर था उसमें हम कुछ मिलाने वाले हैं। कैसे मिलाएंगे? या तो ये मिलाएंगे या तो ये मिलाएंगे, डिपेंड करता है कि आपको कैसा टाइप का सेमीकंडक्टर आउटपुट चाहिए। लिखिएगा डोपिंग। डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन, डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ doping is a process of addition of a desirable impurity atoms. Doping is a process of addition of a desirable impurity। अच्छा, आपने इसका नाम सुना है क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, नाम सुना है? जब ये सब मिलाओगे ना तो उसमें होल की संख्या बढ़ जाती है और वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो अगर आपको बोलूंगा मैं कि भैया मैंने जर्मेनियम में इंडियम मिला दिया, तो वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा? पी टाइप का, क्योंकि उनको मिलाने से होल बढ़ जाते हैं। अगर मैंने आपको बोला मैंने सिलिकॉन में बिस्मथ मिला दिया, तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप। ये 1 मार्क में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट, इसलिए सीरीज को याद कर लेना, याद से। डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ अ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम्स टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, टू अ प्योर सेमीकंडक्टर to modify its properties in a controlled manner to a pure semiconductor to modify its properties in a controlled manner. Full stop. The impurity atoms added are called dopants. डोपिंग कर रहे हैं ना, डोप्ड एजेंट्स क्या कहलाते हैं? डोपेंट्स। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। डोपिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पूछता है कि हम डोपिंग क्यों करते हैं, उसका रीजन। भाई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है, तो बस उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमें अच्छी चाहिए। तो मैंने लिखवाया डोपिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। छोटा सा चीज है, मेथड्स ऑफ डोपिंग, कैसे आप डोपिंग करते हैं। भाई सिलिकॉन को ले लो, मेल्ट कर लो, उसमें इसमें से कुछ ले लो एल्यूमिनियम, उसको मेल्ट कर लो, दोनों को पिघला के आपस में ऐसे उंगली से उसको घुमा दो,
दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, हो गई डोपिंग। ये एक तरीका है, ठीक है। लिखो नंबर 1, ऐड द इम्प्योरिटी एटम्स add the impurity atoms in the melt of semiconductor. implant sorry add the impurity atoms in the melt of semiconductor. नंबर 2 है implant dopant atoms by bombarding, यानी अब आपके पास में एक गन है जिसमें जिसकी आपको इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी है वो गन जो है ना, उससे आप बम्बार्ड कर सकते हो। बम्बार्डिंग तो समझते हैं ना, उसके आयंस को हम लोग क्या करते हैं, बम्बार्ड कर देते हैं, हाई स्पीड में उसमें कोलाइड करवाते हैं, उसमें अंदर तक तो चले जाते हैं। इम्प्लांट डोपेंट एटम्स बाय बम्बार्डिंग द सेमीकंडक्टर विथ देयर आयंस। एक बम्बार्डिंग गन होती है, उसी से हम लोग एक काम करते हैं। उसके बाद तीसरा है हाँ वही है। उसके बाद देखो हम एक और चीज कर सकते हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें सराउंडिंग में पूरी नाइट्रोजन गैस भरी हुई हो, उसमें हम अपने सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं। जब हीट करते हैं ना तो वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है और नाइट्रोजन उसमें पेनिट्रेट कर जाती है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। लिखिएगा, हीट द सेमीकंडक्टर इन एटमॉस्फेयर ऑफ डोपेंट एटम्स, डोपेंट एटम्स। इसके बाद है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसमें एन टाइप पी टाइप है, इसको अगली क्लास में कर लेते हैं फिर हम, ठीक है। इसे तीन जंक्शन हाँ इसी से एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, इम्प्योरिटी हमने ऐड करी, इम्प्योरिटी ऐड करने से या तो पी टाइप बनेगा या तो एन टाइप बनेगा, फिर बाद में इन दोनों को हम क्लब करके पीएन जंक्शंस बनाएंगे, उसकी अलग कहानी। नहीं